हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज 31 जुलाई है और आज लेखपाल की परीक्षा हुई है। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये हमारा लेखपाल का पेपर है। इसमें इसकी जो आंसर की है उसे हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो पेपर है उसकी स्टार्टिंग हिंदी से हुई है। आप लोग अपने पेपर को चेक कर लीजिएगा, तो अपने क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से इसमें से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये जो मेरा पेपर है इसमें स्टार्टिंग पैराग्राफ से, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं उनसे हुई हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है और पैराग्राफ देख करके हमें आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सफलता असफलता की चिंता किए बिना। ये नहीं उसे सोचना चाहिए कि वो सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है, बस उसे अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है, मनुष्यों से सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनुष्यों ने। इसका करेक्ट आंसर है सी, असफलता को। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान असफल होता है तभी अपने जो एक्सपीरियंस उसने किया होता है उसको मतलब कि ये देखता है कि उसने क्या सीखा है, फिर उसके बाद वो सफलता की कुंजी को प्राप्त करता है। थर्ड है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो ये हम इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुभव की संपत्ति। वो क्या एक्सपीरियंस प्राप्त करता है असफलता से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है जीवन की सार्थकता किसमें है? तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, इसमें कहा गया है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, दोबारा कोशिश नहीं करते हैं कि जो असफलता से वो एक्सपीरियंस लेकर के आगे फिर से बढ़ें। तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन होता है वो बोझ बनता जाता है। यहाँ तक के क्वेश्चन 5 तक के पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे व्याकरण के देखिएगा। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मृत्यु के समीप होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 में देखिए, इसमें है निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें दिया गया आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मोद और हर्ष। क्वेश्चन 9 में देखिए, अपना पराया किस समास का उदाहरण? तो अपना पराया जो है ये एक विलोम है, एक दूसरे के विलोम है। तो मेनली आपको एक दूसरे के विलोम जो कि योजक चिन्ह से जुड़े हुए दिखेंगे, ये आपको द्वंद्व समास में मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वीर प्लस अंगना, वीरांगना का ये संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, इसमें है किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है? तो क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कृपण दाता। ठीक है, कृपण मतलब कंजूस होता है और दाता देने वाला, तो ये करेक्ट विलोम युग्म है। ठीक है। क्वेश्चन 12 में है जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? जीवन पति यमराज को कहते हैं। 13 है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक पद बताइए। तो इसका आंसर है अतीन्द्रिय। 14 में दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो विवाह है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रिया के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनसे पता करते हैं। ठीक है, तो विवाह शब्द यहाँ पे जो है वो है पुल्लिंग। 15 में दिया गया पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का जो बहुवचन है वो होगा ऑप्शन डी, पंखे। क्योंकि इसमें अंक की मात्रा ही होनी चाहिए, दो तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु है और यहाँ पे खे होता है बहुवचन। ठीक है। क्वेश्चन 16 में दिया गया है दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो ये जो यहाँ पे संधि विच्छेद जो दिया गया है ये विसर्ग संधि से है। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, दुह प्लस शासन। 17 में है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका सही आंसर है सी, ललायित। ललायित की जो वर्तनी है वो यहाँ पे सही है बिल्कुल। 18 में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है एक अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। किस विकल्प में सही शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे मेनली हमें शुद्ध शब्दों को बताना है। तो तीसरा, इसका करेक्ट आंसर तीसरा और चौथा, तीसरा विस्मरण सही लिखा हुआ है, हितैषी सही लिखा हुआ है। ठीक है। 19, क्वेश्चन 19 में है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि हमें क्या बताना है, पुल्लिंग जो शब्द होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, संबल। संबल जो है ये पुल्लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन 20 में है हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक यहाँ पे दिया गया है? तो यहाँ पे
हरि मोहन को रुपए देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देने का काम है, तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, संप्रदान कारक यहाँ पे आ जाएगा। 21 में देखिए अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है बी, इसका सही आंसर होगा। प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, लाल रंग वगैरह ये सब अरुण के अनेकार्थी शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। 22 में है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। चूंकि यहाँ पे देखिए अनेक ऑलरेडी पुल्लिंग है, सॉरी बहुवचन है अनेक, ठीक है, तो यहाँ पे अनेकों लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अनेकों लोग जो है वो यहाँ पे अशुद्ध होगा। 23 जो है इसमें है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अक्षर, ठीक है, अक्षर यहाँ पे तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 24 में यहाँ पे देखिए इसमें कहा गया है कि आपको वाक्य जो अशुद्ध है उससे बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला है उससे मृत्यु दंड की सजा हुई, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मृत्यु दंड, दंड ऑलरेडी यहाँ पे सजा, तो दो बार सजा देना नहीं चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, विंध्याचल में ही पर्वत का नाम आ गया है तो अलग से पर्वत देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो शुद्ध भैंस नहीं होती है, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है, तो शुद्ध दूध के साथ लग जाएगा, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। मेरे को उससे बात करना पसंद है, मेरे को तो सर्वनाम संबंधी ये अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखा जाए तो चारों के चारों यहाँ पे वाक्य गलत हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, इसमें दिया गया है खग जाने खग की ही भाषा, इसका जो अर्थ है वो क्या है। तो 25 का करेक्ट आंसर है बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। तो ये थे हिंदी के जो 25 क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको सर करवाएंगे पेपर का, फिलहाल हम यहाँ पे आंसर की सिर्फ आंसर देख लेते हैं क्वेश्चंस के। 26 में देखिए 26 का जो क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 132, ठीक है। 27 में है एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, पूरी एक सारणी दी गई है संचयी बारंबारता की, ठीक है। तो इसमें से निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 27 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है, 19 और 21। 28 में देखिए 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 6096, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। अच्छा, क्वेश्चन 29 में एक पूरा बार ग्राफ दिया गया है, इसमें 29 से लेकर 33 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस बार ग्राफ से मिलेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग क्योंकि यहाँ पे आंसर की देख रहे हैं तो आंसर देख लेते हैं, ठीक है। 29 वाले क्वेश्चन में कहा गया है उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, इसका अनुपात हमें बताना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 5:3। 30 में है 1997 से 1998 में कंपनी की आय 1994 से 1995 से कितनी गुना थी, ठीक है। 30 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 1.5 गुना थी। 31 में है 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वह है डी, 125%। नेक्स्ट है यहाँ पे 32 में है 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो यहाँ पे गिरावट बताना है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, 7% की गिरावट थी। 33 में है 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बतानी है। 33 का करेक्ट आंसर है बी, 100%। 34 में है कक्षा 21-25 का बारंबारता घनत्व कितना है। यहाँ पे अब ये 34 का क्वेश्चन अलग से दिया गया है, वर्ग दिया गया है, बारंबारता दी गई है और हमें इसमें मेनली घनत्व यानी डेंसिटी पे ध्यान देना है। 34 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 35 में है हिस्टोग्राम आयत चित्र यहाँ पे दिया गया है, एक बार ग्राफ है, ठीक है, आयत चित्र है, ये एक प्रकार का होता है। ये किस तरीके का
हिस्टोग्राम जो है वो किस तरीके का आरेख होता है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, आवृत्ति आरेख, फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो होता है वो होता है ये। ठीक है, 35 में देखिए, वो 36 में देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का या के होता है। तो ये कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, 36 का जो करेक्ट है वो है सी। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये है 37 क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ए, 11%। 38 में देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो बी सी हमें ज्ञात करना है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वह है 5 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 39 में द्विघात समीकरण दी गई है, x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इसका मूल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए, 2 प्लस माइनस √5। ठीक, 40 में है, 40 क्वेश्चन में देखिए, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3380 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें है समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है। 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में देखिए, एक बारंबारता बहुभुज अपनी भुजाओं वाला या वाली डैश होता है। तो इसको हमें किस आधार पर बताना है, बारंबारता बहुभुज है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा 42 का वो है डी, बंद आकृति का यहाँ पे चार्ट या बंद आकृति बनेगी। ठीक है, 43 देखिए, 3/8, 2/6, 4/7 इसका हमें लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है। तो इसका 43 का जो एलसीएम का आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12। 44 में है, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है। तो दो संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 143। 45 में है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 5 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 46। इसमें कह रहे हैं 13, 15, 12, 21, 10, 14 और 12 की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 46 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है 13। ठीक है, माध्यिका में ज्ञात करनी है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47। इसमें है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। 47 का करेक्ट आंसर होगा ए, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। इसमें है 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9। तो यहाँ पे हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका 48 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 63। ठीक है, नेक्स्ट है 59। इसमें है 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो 49 का करेक्ट आंसर है 33। नेक्स्ट है 50। इसमें है 3, 4, 4, 3, 6, 7, 7, 4, 3, 3। इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, जिसका रिपीटिशन सबसे ज़्यादा होगा। तो 50 का हो जाएगा ए, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 1, 2, 3, 4 टाइम्स 3 आया है। ठीक है, 50 हो गया। अब यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 50 तक के मैथ्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 से जीएस के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है।
51 का करेक्ट आंसर है बी, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है 52, इसमें है निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो मंदिरों के शहर के रूप में जो पवित्र शहर है वो है ए, वाराणसी। ठीक है, इसको मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। 53 है, इसमें है उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? सी, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 को यहाँ पे देखिए, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ईमेल अटैचमेंट को खोल करके हम कंप्यूटर में वायरस है इसका पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसका देखिए 55 में पहले हम लोग इसको मिला करके देख लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 55 वाला जो क्वेश्चन है इसमें है एक तरफ बांध दिया गया है, दूसरी तरफ नदी है। तो पहला बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ये जो है ये किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है। ठीक है, तो पहले का तो बी हो जाएगा। इसके बाद है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, सी। और थर्ड में है गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध जो है ये है शहजाद नदी पर। और लास्ट में है जामिनी बांध, ये जामिनी नदी पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो इसका ए वाला हो जाएगा, BCDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, इसमें है कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। तो कौन है? 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रिधम ममानिया। नेक्स्ट है 57, इसमें है नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी जो स्टार्ट की गई है उससे। नेक्स्ट है 58, इसमें देखिए किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? किस देश ने? 58 का करेक्ट आंसर है ए, यानी चीन ने। 59 में है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है 60, इसमें है किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो 60 का करेक्ट आंसर है सी, हैदराबाद। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो 61 का करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 19। 62 में है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो ये सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में है। 62 का करेक्ट है सी। नेक्स्ट है 63, इसमें है EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT का जो पूर्ण रूप है 63, इसका करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 64 में देखिए इसमें है बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो जो बाफिन द्वीप है 64 में, इसका है डी, यानी कनाडा में बाफिन द्वीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 65, इसमें देखिए किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके बाद लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 66, इसमें है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 66 का करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, नेक्स्ट है 67, इसमें है BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC रॉय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है 68, इसमें है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी? तो प्राथमिक क्षेत्र होता था जो कि कृषि से संबंधित था। ठीक है, कृषि पर ही मोस्टली डिपेंडेंट थे। 69 में है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो है 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, 69 के बाद है
70 इसमें है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो शुरू का पूछा जा रहा है, तो 70 का करेक्ट आंसर है साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी यात्रा को। 71 में है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो ये यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उनकी यहाँ पे बात की गई है। तो सती प्रथा के समय में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। 71 का करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा ही जो है ये समाप्त किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है 72, इसमें है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, तो 72 का करेक्ट आंसर है थारू जनजाति। थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। 73 में देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 73 थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे भारतीय संघ है, तो यहाँ पे भारतीय संघ में केंद्र और राज्य दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें देश से भी, एक नेपाल से भी जो है ये साझा करता है इसका बॉर्डर, 8 राज्यों से भी करता है और एक केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उससे भी करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट तो इनका, देश को अगर हटा दिया जाए तो खाली भारतीय संघ की बात करें तो 9 ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 8 को भी जो है यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल की तरह से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 74, इसमें है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसमें देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश से होकर जो गुजरता है वो है सी, NH2। ठीक, तो यहाँ पे GS वाले जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग ग्रामीण विकास के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहला है 76, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती हैं। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, ट्रेड योजना। ठीक है, नेक्स्ट है 77, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है। 77 का जो करेक्ट आंसर है वह है उस्ताद योजना। नेक्स्ट है इसमें 78 को यहाँ पे देखिए, 78 में है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो 78 का करेक्ट आंसर है बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 79 में देखिए इसमें है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। तो 79 का करेक्ट आंसर है बी, 30%। 80 वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की जो लड़कियां जो कि हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो कितना अमाउंट दिया जाता है, इसका करेक्ट है सी, 30,000। ठीक है, 30,000 रुपये। 76 वाले क्वेश्चन में देखिए, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए 81 क्वेश्चन है। 80 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जो JSSK या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट 82 में देखिए स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, 82 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए 83, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। तो ये जो 83 है, 83 का करेक्ट आंसर है सी, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व। 84 में देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। 84 का करेक्ट आंसर है डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके बाद आता है 85, इसमें है
निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाता है? तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, नेक्स्ट है 86 में है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो सड़क संपर्क के लिए जो है वो है ए, PMGSY। ठीक है, PMGSY। नेक्स्ट देखिए 87, इसमें है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, NSP। ठीक, NSAP। 88 में देखिए, 88 में है निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। ठीक है, 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये गारंटी योजना वाली इसमें आ जाएगी। फिर है 89 में लेकिन निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला उसमें आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 90। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 90 में भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? क्वेश्चन 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, SGRY। ठीक है, नेक्स्ट है 91, इसमें देखिए पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो 91 का करेक्ट आंसर है सी, लखनऊ में है। नेक्स्ट है 92, क्वेश्चन 92 में देखिए, क्वेश्चन 92 में है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है 92, ठीक है, तो क्वेश्चन 92 में इसका करेक्ट आंसर है 2020, क्योंकि स्टार्टिंग 2014 से हुई थी। ठीक है, 93 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। ठीक, 94 में देखिए निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर है 95, इसमें है UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 95 का करेक्ट आंसर है ए, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इसमें देखिए इसमें है निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो ये 96 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट है 97, इसमें है भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FFS का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, 97 का करेक्ट आंसर है बी, फॉर्मर फील्ड स्कूल। 98 में देखिए केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसमें है सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है वो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट है 99, क्वेश्चन 99 में है निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो ये 99 का ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 100 में देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेखपाल भर्ती की जो आंसर की थी वो हमारी जो
मतलब हमारे हिसाब से जो सटीक आंसर थे वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आप लोग अपना जो सीक्वेंस वाइज जो भी सीक्वेंस होगा उस आधार पर इसे चेक करिएगा और बताइएगा कि कैसी रही ये वीडियो। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।